नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। 203 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद यूट्यूब पत्रकारों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। उनका हौसला तोड़ने की कोशिश की जा रही है जो मोदी सरकार से सवाल करते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में भी मैंने ऐसे बहुत सारे कमेंट देखे कि आप लोग दिन रात मोदी सरकार की बुराई करते रहिए, बीजेपी जीतती रहेगी। 200 पत्रकार यह सोचकर कोई सवाल नहीं करता या सरकार को आईना नहीं दिखाता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो एक अलग मुद्दा है। पत्रकार का दायित्व है कि सरकार जो दावा करती है, मान लीजिए मोदी जी कोई दावा करते हैं, जैसे जीत के बाद विकसित भारत बनाने का दावा किया पीएम मोदी ने, तो हमने वीडियो बनाया कि विकसित भारत से भारत कितना दूर है और क्यों ये निकट भविष्य में सिर्फ जुमला दिखाई देता है जब सरकार की नीतियां उस तरह की दिखाई नहीं देती। तो क्या बीजेपी चुनाव जीती है तो हम जैसे पत्रकार ये बोल दें कि सब कुछ राम राज आ गया है, वाकई हम विकसित भारत बनने जा रहे 2047 में। अगर सरकार की नीतियां उस तरह की दिखाई नहीं देती तो पत्रकार का दायित्व है कि सरकार को यह बताए कि आपकी इन नीतियों के चलते हम 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। लेकिन हो क्या रहा है, अगर सरकार हवा में कोई भी दावा करे, पत्रकार सवाल करे तो देखिए ये तो मोदी विरोध करते हैं, ये तो जलते हैं, ये चाहते नहीं कि विकसित भारत बने। हम भी चाहते हैं विकसित भारत बने, लेकिन विकसित भारत तब बनेगा जब गरीबों का विकास होगा। इसके बाद जिन पत्रकारों को ट्रोल किया जा रहा है ज्यादा, उनकी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनको भी आत्मचिंतन थोड़ा करना चाहिए। वो वाकई हिम्मत का काम करते हैं जो सरकार से सवाल करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे ऐसे पत्रकारों को देखा, ऐसे वीडियो देखे जिस बात को लेकर गोदी मीडिया को ट्रोल किया जाता है कि देखिए ये नौटंकी करते हैं, पाखंड फैलाते हैं। तो कुछ पत्रकारों ने मोदी विरोध के नाम पर भी पाखंड फैलाया। उनको थोड़ा आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आप सरकार से सवाल करते हैं तो तथ्यों के आधार पर सवाल करें। इस तरह का पाखंड अगर आप फैलाएंगे और फिर बीजेपी जीतेगी तो कहीं ना कहीं इस ट्रोलिंग के लिए आप भी जिम्मेदार हैं। थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करना चाहिए। अगर गोदी मीडिया के लिए टीआरपी सब कुछ है तो आपके लिए भी व्यूज सब कुछ नहीं होने चाहिए। इस बात को लेकर अब भी मैं देखता हूं कि कई सारे पत्रकार कहते हैं कि यार अगर कांग्रेस हारी है इस चुनाव में तो भी आगे खतरे की घंटी है। हकीकत यह है कि 3 राज्यों में कांग्रेस का हारना इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक पत्रकार के नाते अगर मैं यह कहूं कि कांग्रेस को इतने प्रतिशत वोट मिला है तो यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अगर मैं यह कहूं कि एक पत्रकार के नाते अगर ईमानदार पत्रकारिता मैं करता हूं कि कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा 4 राज्यों में वोट मिला है तो यह मोदी के लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों, हकीकत यह है कि जमीन पर ग्राउंड रिपोर्ट हमने भी की है। हम जानते हैं कि किस आधार पर वोट पड़ा है। मैं यह कहता हूं कि कतई बीजेपी के लिए खतरे की घंटी नहीं है। सुप्रिया श्नेत का एक ट्वीट मैं दिखाता हूं। सुप्रिया श्नेत ने बताया कि 40% वोटर ने हम पे विश्वास जताया है। 4 राज्यों में भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट मिले हैं। लेकिन हमने भी मध्य प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्ट की है। राजस्थान को सिर्फ छुआ था, ज्यादा रिपोर्ट नहीं की वहां पर। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मेरा विश्लेषण यह है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस को वोट मिला उसमें से करीब 10% वोट ऐसा है जो केंद्र के चुनाव में मोदी को सपोर्ट करेगा। ये ईमानदार विश्लेषण है। किसी को अच्छा लगे ना लगे वो अलग बात है, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। कांग्रेस के लिए वाकई आत्मचिंतन का विषय है कि कांग्रेस को अगर बीजेपी को टक्कर देनी है तो ये प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी होगी। आप चुनाव जीते हारे वो एक अलग बात है, लेकिन जिस बात को लेकर आप बीजेपी का विरोध करते हैं, क्या कांग्रेस बीजेपी का विकल्प दिखाई देती है जब वो भी उसी तरह की राजनीति करती है? 2 बयान मैं आपको दिखाता हूं। नकुल नाथ का बयान आप सुनिए। नकुल नाथ कमलनाथ के बेटे हैं। क्या बात की इन्होंने कहा कि अगर हम कांग्रेस सरकार बनती है मध्य प्रदेश में तो हम आईपीएल की टीम बनाएंगे। युवाओं से मेरा निवेदन है कि टीम का नाम सजेस्ट करें। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करना, आईपीएल का मध्य प्रदेश में सरकार बनने से भला क्या लेना देना है? यानी बीजेपी नेता अगर फेंकते हैं तो कांग्रेस वाले कम थोड़े हैं। इसके अलावा पाखंड की जहां तक बात है, ये आप ये देखिए वीडियो। ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिनका नाम है पारस सकलेचा, रतलाम से उम्मीदवार हैं। क्या करने पहुंच गए थे चुनाव जीतने के लिए? एक फकीर बैठते हैं सड़क किनारे, उनसे चप्पल खाने पहुंच गए थे कि इनकी चप्पल के आशीर्वाद से मैं जीत जाऊंगा। नई चप्पल लेकर गए और देखिए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद ये फकीर चप्पल मारता है, खुशी खुशी चप्पल खाते हैं, मुस्कुराते हैं। इस तरह की राजनीति अगर कांग्रेस करती है और अगर ऐसे लोगों को टिकट मिलता है तो ये किस तरह जनता का भला करेंगे? क्या कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर? अगर जमीन पर आप देखोगे तो नेता भी बदलते रहते, कोई अंतर नहीं है।
अगर कांग्रेस भी इस तरह के लोगों को टिकट देगी तो क्या ये लोग जीतने के लायक हैं? ये जनता का विकास करेंगे क्या, ऐसे लोग जो चप्पल खाकर चुनाव जीतने की बात करते हैं? दोस्तों, ये चप्पल खाने का आखिरकार फायदा क्या हुआ? ये उम्मीदवार 60,000 से ज्यादा वोट से हार गए। अगर कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट मिलेगी तो उनके उम्मीदवारों से भी क्या उम्मीद है? जब कमलनाथ धीरेंद्र शास्त्री के दर पर जाकर नतमस्तक हो जाएंगे, उनके बेटे आरती उतारेंगे और कांग्रेस के कुछ नेता धीरेंद्र शास्त्री को पाखंडी बताएंगे, तो इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। मैं ये नहीं कहता कि कमलनाथ अगर धीरेंद्र शास्त्री से ना मिलते तो जीत जाते, उसका कोई लेना देना नहीं है। कमलनाथ निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता को विकल्प दिखाई नहीं दिए होंगे। 15 महीने की उन्होंने जो सरकार चलाई, हो सकता है उसमें कुछ कमियां रही होंगी, उसको ध्यान में रखकर लोगों ने वोट दिया। अब भी बहुत सारे कांग्रेसी नेता कहते हैं कि यार ईवीएम हैक हो गया होगा, अखिलेश यादव ऐसी बात कर रहे हैं। दोस्तों, यह भी सिर्फ मतदाताओं को बरगलाना है। गड़बड़ ईवीएम में बिल्कुल नहीं है। यूपी में भी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। हम लगातार मोदी सरकार से सवाल करने वाले पत्रकार हैं, किसी पार्टी का चश्मा नहीं लगाया है। उस ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर मैंने वीडियो बनाया था, अपना जो एग्जिट पोल दिखाया था, उसमें कहा था कि निश्चित तौर पर यूपी में योगी सरकार बनने वाली है। उसके बाद बहुत सारे दर्शकों ने कहा कि आप भी गोदी मीडिया हो गए हो, आप भी ईवीएम का बचाव करने का काम कर रहे हो। आप जैसे लोग जब ऐसे वीडियो बनाते हैं तो ईवीएम की सच्चाई बाहर नहीं आ पाती। अगर ईवीएम गलत होती तो बंगाल में बीजेपी क्यों हारती, दिल्ली में इतनी बुरी तरह क्यों हारती? उसको लेकर भी लोग बहाने खोज लेते हैं कि कहीं ना कहीं तो बीजेपी को जिताना होता है, क्योंकि 2024 का चुनाव जीतना है। दोस्तों, हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे यूट्यूब पत्रकारों से ज्यादा मैं घुमा हूं। मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया इस बात को लेकर कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन जीतेगा। हां, सट्टा बाजार में क्या आंकड़े, इसको लेकर हमने वीडियो बनाए थे, लेकिन हमने कभी यह नहीं कहा दावे के साथ कि मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में या कहीं भी कांग्रेस सरकार आने वाली है। क्योंकि जब आपको मालूम ना हो, जब आपको इस बात की 100% गारंटी सी ना लगे, तो आपको इस तरह के पोल नहीं दिखाने चाहिए सिर्फ व्यूज पाने के लिए। सट्टा बाजार के जो आंकड़े हैं, पहले बाद में कितने बदले, यह भी वीडियो हमने बनाया था कि सट्टा बाजार के मुताबिक मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में अब बीजेपी सरकार आने के आसार हैं। तो जनता को बरगलाने की बजाय सच्चाई पर पत्रकारिता होनी चाहिए, चाहे वो टीवी मीडिया के पत्रकार हों, चाहे यूट्यूब मीडिया के पत्रकार हों। दर्शकों को इस तरह के भ्रम में लाना कि सारा ईवीएम का खेल है या 3 राज्यों में हार भी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, साफ तौर पर दर्शकों को मूर्ख बनाना है। मूर्ख बनाने की बजाय दर्शकों को जागरूक करना चाहिए। दोस्तों, आखिर में इतना ही कहूंगा कि सरकार हो, विपक्षी दल हो या पत्रकार हो, टीवी मीडिया के पत्रकार या यूट्यूब के पत्रकार, देश की जनता को मूर्ख किसी को नहीं बनाना चाहिए। जिम्मेदारी और जवाबदेही सबकी होनी चाहिए। अगर हमारी पत्रकारिता में भी कुछ कमी नजर आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं और सवाल पूछने वाली पत्रकारिता के साथ बने रहें, क्योंकि जिस दिन सवाल पूछने वाले पत्रकार खामोश हो जाएंगे तो सरकारों की जवाबदेही बिल्कुल शून्य हो जाएगी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।